आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी सरफेस से पार हो रही हैं। ठीक है, तो किसी भी सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होते हैं, उन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के नंबर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो हो गया सरफेस हो गया और ये जो हो गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल है? तो मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो जाएगा नॉर्मल। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ये ई है। ठीक है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट है जो इस सरफेस के नॉर्मल जाएगा? वो होगा ई कॉस थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा? कितने फील्ड लाइंस सरफेस के जो नॉर्मल होंगे उनके नंबर को कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास किसको यूज करना पड़ेगा? ई कॉस थीटा, ना कि ई साइन थीटा। तो फ्लक्स अगर फाई से डिफाइन करते हैं तो फाई क्या होगा? कितने फील्ड लाइंस, मतलब ई कॉस थीटा। यूनिट सरफेस पे मान लो है कि ई कॉस थीटा, तो टोटल सरफेस पे कितना हो जाएगा? ई कॉस थीटा इंटू टोटल सरफेस। तो फ्लक्स फाई जो होगा वो होगा ई एस कॉस थीटा। इसको चेंज कर सकते हैं ई डॉट एस, और एस जो है वो है एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया जो है कभी कभार सुने होंगे कि वो स्केलर जैसा ट्रीट करवाते हैं और कभी कभार वेक्टर जैसा। ठीक है, जैसे क्लास 10 तक पढ़े होंगे कि एरिया स्केलर है, एरिया स्केलर है। और अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से बनते हैं। वैसे ही एरिया वेक्टर जो होता है वो भी क्रॉस प्रोडक्ट से बनता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये जो ट्राइंगल बना है या जो भी पैरेललोग्राम बनेगा, इसका एरिया जो होगा वो एल क्रॉस बी हो। एल क्रॉस बी जो होगा वो एरिया वेक्टर होगा। इसको स्यूडो वेक्टर भी कहते हैं। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे मान लो कि ये कोई क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करें तो इसके सरफेस टोटल 6 सरफेस होंगे और सभी के सभी सरफेस का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जैसे अगर इसकी बात करेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर एन कैप का डायरेक्शन। इस सरफेस पे देखेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर का डायरेक्शन। इस सरफेस पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस वाले पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पीछे वाले पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है? किसी भी गिवन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या निकल के है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच पासिंग टू द सरफेस नॉर्मली, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जितने फील्ड लाइंस पास होती हैं उनकी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्लक्स अगर निकालना हो तो ये होगा ई डॉट एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर छोटा सा फ्लक्स था डी फाई, छोटा सा एरिया था डी एस, तो टोटल फ्लक्स फाई का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहला फॉर्मूला क्या पढ़े? ई डॉट एस। इसी को और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, जहां पर ये एस सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होगा? यहाँ पर वो कंपोनेंट जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो, एरिया वेक्टर के नहीं, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो। और अगर एरिया वेक्टर के लेते हैं तो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फाई होगा वो होगा ई डॉट एस या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं हम लोग
ई डी एस कॉस थीटा, जहां पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप के बीच का डायरेक्शन, ठीक है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच का एंगल, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फ्लक्स का एसआई यूनिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है, ऐसा यूनिट भी निकल गई। अब ये डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, डॉट प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो फ्लक्स कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर के डायरेक्शन का, तो वैसे ही हम लोग को बात करना चाहिए स्केलर के साइन का। तो स्केलर अगर फाई अगर स्केलर है तो इसका साइन देखते हैं, तो हम लोग के पास क्या निकलेगा, अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। थीटा की वैल्यू अगर ऑब्ट्यूज है, ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 आती है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। अगर वो एरिया वेक्टर के साथ, ठीक है, एरिया वेक्टर के साथ एक्यूट एंगल बना रहा होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा तो नेगेटिव है, और 90 डिग्री बना रहा होगा तो 0 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सरफेस एरिया हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी इसकी, हमेशा परपेंडिकुलर, ये फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही हैं, ठीक है। अगर फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही हैं तो क्वेश्चन है इसका फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन बना दिए, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इन दोनों के बीच में एंगल कैसा हो गया, 0 डिग्री, 0 एक्यूट है तो पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आया। मान लो कि नेगेटिव चार्ज का सीट ले लेता है, नेगेटिवली चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इसके अंदर जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, और एरिया वेक्टर जो होता है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अगर इन दोनों के बीच के एंगल बात करें तो एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, एंगल हो गया 180 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्लक्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव। अब मान लो कि ये हो गया मेरे पास सरफेस और ये हो गई फील्ड लाइंस। इसका अगर नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करूं, अगर इसका नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करें तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब इस सरफेस के ऊपर से फील्ड लाइंस चली गई तो सरफेस में कितना आ गया, 0, कॉमन सेंस। अब मान लो मैं ऐसा पूछता हूँ कि ये कोई सरफेस हो गया ऐसा, और इस सरफेस पे 3 फील्ड लाइंस अंदर गई, ठीक है, 3 फील्ड लाइंस अंदर गई और 3 फील्ड लाइंस जो थी वो बाहर भी निकल गई, तो कितना फ्लक्स हो जाएगा बताओ। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब कितना हो जाएगा फ्लक्स, अंदर जाने वाले को नेगेटिव लेते हैं तो -3, और बाहर निकल रहा है तो +3। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को क्या करते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी वाले टर्म्स में सिर्फ साइन लेना होता है। टोटल फ्लक्स सिंपली जोड़ सकते हैं इनको, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, -3 + 3 मतलब 0 फ्लक्स हो जाएगा। तो 0 फ्लक्स का एक और कंडीशन निकल गया कि अगर जितने फील्ड लाइंस अंदर जा रहे हैं और उतने ही फील्ड लाइंस अगर बाहर आ जाए तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़े हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई होगा ई डॉट डी एस के बराबर। ई डॉट डी एस को लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव कब आएगा, जब एंगल की वैल्यू एक्यूट हो। नेगेटिव कब आएगा, जब ऑब्ट्यूज हो। और 0 कब आएगा, 90 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण नेट फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण नेट फ्लक्स नेगेटिव होगा। और अगर मान लो सरफेस के ऊपर से निकल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। एक और 0 कंडीशन क्या होता है, जितने फ्लक्स इंटर किए उतने ही फ्लक्स इसमें से अगर बाहर निकल जाए तो भी फ्लक्स कितना हो जाता है, 0। अगला जो है वो है फ्लक्स जो था, जैसे मान लो मैं पूछता हूँ कि ये कोई सरफेस हो गया, इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो इस फ्लक्स का अमाउंट जो होगा वो तो इनडिटर्मिनेंट रहेगा। इसको निकालने के लिए गॉस ने एक थ्योरम दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम। गॉस ने कहा कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो, जैसे अगर एक क्यूबॉइड बना दें तो क्यूबॉइड जो होता है अगर उसके 6 सरफेस हैं तो वो क्लोज्ड है, अगर ऊपर का खोल दो तो ओपन हो जाएगा।
तो कोई भी क्यूबॉइड कब क्लोज होता है, जब उसके 6 के 6 सरफेस हो तब। एक सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में कर्व सरफेस तो हमेशा क्लोज्ड होता है, अगर ऊपर का एक सर्कल और नीचे का सर्कल है तो क्लोज्ड है, अगर दोनों में से कोई भी एक गायब है तो वो ओपन हो जाएगा। फिर वैसे ही अगर हम लोग बात करें स्फेयर की, तो स्फेयर हमेशा क्लोज सरफेस होता है। तो अगर कोई सरफेस क्लोज्ड हो तब गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल फ्लक्स फाई इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, किसमें से, किसी भी क्लोज सरफेस पर जितना फ्लक्स होगा, किसी भी क्लोज सरफेस पर जितना फ्लक्स होगा वो चार्ज के, ठीक है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होगा। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो इसको कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, ये इंटीग्रेशन सरफेस था तो बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और क्लोज करने का मतलब सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो गॉस थ्योरम कहता है कि अगर कभी भी कोई सरफेस क्लोज्ड है तो उसका सरफेस इंटीग्रल जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो टोटल फ्लक्स के बराबर होगा, उसकी वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी, जहां पर Q चार्ज है दैट इज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। ठीक है, सरफेस अगर एनक्लोज्ड, इतने चार्ज को एनक्लोज कर रहा होगा उतना अपॉन एप्सिलॉन 0। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर मैं दिया, यहाँ पर चार्ज है 3Q और बाहर पे चार्ज है 2Q, पूछा कि फ्लक्स इस सरफेस S से कितना होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव है चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब फ्लक्स बाहर की ओर होगा, और टोटल चार्ज कितना है सरफेस के अंदर बताओ 3Q, तो 3Q चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इस 2Q चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। और एग्जांपल सोचिए, यहाँ पर प्लस 2Q दे दिया, यहाँ पर प्लस 3Q दे दिया, यहाँ पर प्लस 5Q दे दिया, मैं पूछा इस सरफेस S पे टोटल फ्लक्स कितना है, तो बाहर पे रहने वाले चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, अंदर पे टोटल चार्ज कितना हो गया 2 + 3 कितना हो गया 5, तो 5Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल फ्लक्स की। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, और बाहर पे कितना उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन देख सकते हैं, मान लो ऐसा कोई क्यूबॉइड ले लिया ऐसा, ठीक है, पूछा इस पे कितना फ्लक्स होगा अगर चार्ज अंदर पे Q है, तो आंसर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सोचना क्या है कि सरफेस क्लोज्ड है या नहीं है। अगर सरफेस क्लोज्ड है तो टोटल फ्लक्स कितना होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अच्छा अगर शेप को सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, चार्ज छोड़ देते हैं Q, फिर पूछा इस पे पूरा फ्लक्स कितना होगा पूरे सिलेंडर पे, तो सरफेस क्लोज्ड है तो फिर से कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो किसी भी क्लोज सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होती है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और सोच सकते हैं ऐसे ही, मान लीजिए कोन बना दिया, कोन के अंदर पे चार्ज Q है, पूछा फ्लक्स कितना होगा पूरे कोन पे, तो पूरे कोन पे फ्लक्स कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, एक स्फेयर लिया, स्फेयर के अंदर पे चार्ज Q रख दिए, टोटल फ्लक्स पूछा Q है, टोटल चार्ज Q है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो टोटल चार्ज अगर Q है तो टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो होगा वो क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गॉस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, यही फ्लक्स का फॉर्मूला देखिए, E डॉट ds इंटीग्रेशन, और यहाँ क्लोज होना जरूरी है। क्लोज क्या बताता है कि सरफेस इज क्लोज्ड, ओपन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे क्वेश्चन हो गया कि मान लो कि ये कोई सरफेस हो गया ऐसा क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड के सरफेस पे कोई चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कितना फ्लक्स होगा। तो हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा कि क्या सरफेस पे रखा हुआ चार्ज क्लोज्ड है, अगर क्लोज नहीं है तो इसको क्लोज कर लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, ऐसा क्लोज कर लिया सरफेस को। अब पूरे क्लोज सरफेस पे फ्लक्स कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सिर्फ पूछा था नीचे वाले बॉक्स में कितना फ्लक्स होगा, टोटल में कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो नीचे वाले भाग पे कितना होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, सरफेस क्लोज नहीं था इसको क्लोज कर लिया। और एग्जांपल सोच सकते हैं ऐसा, मान लो कि ऐसा कोई सिलेंडर है,
इस सिलेंडर के सरफेस पे चार्ज है Q, पूछा इस पे फ्लक्स कितना होगा। तो फिर से वही प्रॉब्लम है कि सिलेंडर के सरफेस पे रखा हुआ है चार्ज, क्या ये चार्ज क्लोज्ड है? तो जवाब है नहीं। सर इसमें से कितना फ्लक्स होगा वो निकालना है, तो मैं क्या किया, इसी के बराबर एक सिलेंडर और मान लिया और इसको क्लोज कर दिया। अब ये सरफेस कैसा हो गया, क्लोज हो गया। पूरे सरफेस पे फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो सिर्फ इस पे कितना फ्लक्स होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो का आधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि कोई ऐसा हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के सरफेस पे कोई चार्ज है Q और पूछा कि इसका फ्लक्स निकालिए। तो फिर क्या है कि ये सरफेस जो है क्लोज नहीं है, तो माना कि एक ऐसा क्लोज सरफेस बना लिया। ठीक है, ठीक है, अभी सरफेस पूरी तरह से क्लोज हो गया, बिल्कुल आइडेंटिकल लिया हम ताकि पूरे फील्ड लाइन्स इसमें जा सकें। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिर्फ नीचे वाले में कितना फ्लक्स होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, समझ पाए? तो सरफेस का शेप कैसा भी हो, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी हमेशा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। टोटल फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अगर एक में पूछेंगे तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। एकदम सेम क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ऐसा कोई एक सीट है और पूछा हूँ इस पे, इसके ऊपर पे कोई चार्ज रखी हुई है, पूछा इस पे फ्लक्स निकालिए कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी फ्लक्स निकालना होता है तो एक सरफेस मानना पड़ेगा जो इसको क्लोज कर दे। तो हम लोग एक क्लोज करने वाला सरफेस बना लेते हैं ऐसा, इस सरफेस को क्लोज कर देगा ऐसा। ठीक है, अब पूरे पे कितना फ्लक्स होगा, पूरे क्यूब पे फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि क्लोज्ड हो गया। अब एक फेस पे पूछा है, कितने फेस होते हैं टोटल 6, तो हर फेस पे कितना बटेगा, 6 बढ़ता जाएगा। तो ये 6 भाग में बांटना है इसको बोल सकते हैं Q अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो। तो जो भी शेप दिया हुआ हो, अगर फ्लक्स निकालना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज सरफेस करना पड़ेगा। और एक जो सरफेस क्लोज मान रहे थे, यहाँ पर भी एक क्लोज सरफेस माने, यहाँ भी एक क्लोज सरफेस माने, यहाँ भी एक क्लोज सरफेस माने और यहाँ पर भी एक क्लोज सरफेस माने। जो क्लोज सरफेस मानते हैं उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये एक स्पेशलाइज सरफेस होता है जिसको हम लोग को सपोज करना पड़ता है किसी भी गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, कि ऐसा सरफेस होगा जो कि हम लोग यूज करेंगे गॉस थ्योरम के डेरिवेशन या प्रूफ में। ठीक है, क्या वो सरफेस एक्चुअली है, नहीं, सरफेस को क्लोज किया जाता है ताकि क्या हो जाए, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसका आंसर क्यों आया इतना समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ऐसा दे दूं कि ऐसा कोई क्यूब है ऐसा, ठीक है, इसके सेंटर पे चार्ज Q रखा है, तो फ्लक्स कितना होगा, सेंटर पे चार्ज रखते हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, क्यूब से पूछा हूं ना, सरफेस से नहीं पूछा हूं। अगर पूछूं इसी सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो। 6 ही क्यों, क्योंकि टोटल कितने सरफेस होते हैं, इसके 6 सरफेस होंगे, इसलिए फ्लक्स कितने भाग में बढ़ जाएगा, 6 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर क्यूब के सरफेस पे पूछता है फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो। और पूरे क्यूब से पूछता है तो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ऐसे डिफरेंट शेप्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए पूछ सकता है। प्रॉब्लम कब होती है, जब इंटीग्रेशन यूज हो किसी क्वेश्चन में, वहां पर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है।